हेलो। हाय। मैं आशीष कुमार सिन्हा आज आप लोग के लिए एक्साइज कांस्टेबल के लिए उत्पाद सिपाही के लिए एक इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है, सूचना है। मैं आप सबों के बीच जारी करना चाह रहा हूँ। आप सबों के लिए हमारे ग्रुप जो जितने भी मेंबर हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप जान रहे हैं कि ये एग्जामिनेशन 3 टर्म में होना है। इसका पहला है फिजिकल, दूसरा है लिखित परीक्षा और फिर शारीरिक जांच के बाद मेडिकल भी होगा। ये 3 प्रोसेस से गुजरकर ये एग्जामिनेशन समाप्त होगा। उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। मेरिट के बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये निश्चित है कि ये लंबी प्रक्रिया है, परंतु ये दृढ़ता के साथ अगर किया जाए तो ये आपको सफलता जरूर दिलाएगी। इसमें 500 से लगभग 600 के आसपास सीट है, 500-550 के आसपास सीट है। और अभी से अगर यदि आप तैयारी को प्रखर रूप से देना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े। और हमारी टीम बनी हुई है, हमने हमारा ग्रुप भी तैयार है। सो रविवार को इसका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन डाला जाएगा और उसमें सभी पार्टिसिपेट अभ्यर्थी भाग लें। इसका रिजल्ट जो है सोमवार को मिडनाइट शाम तक 7 बजे 8 बजे तक प्रकाशित कर दिया जाएगा। मेरिट बना हुआ, मेरिट के अनुसार से आपको ये प्रकाशित किया जाएगा। इससे आपको दो चीज फायदा होगा। पता यह चलेगा कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कहाँ है। इसका सिलेबस पर भी मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप हैं कहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका सिलेबस तो 3 टर्म में है, लेकिन पहला जो है आपको जानना है कि हमें हमारा रिजल्ट किस क्षेत्र से अधिक हो सकता है। हम किस क्षेत्र में फोकस करेंगे कि हमारा रिजल्ट अच्छा हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहला है, इसका 3 पार्ट है। पहला है कि क्वालिफाइंग नेचर का 120 प्रश्न आएगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न आएंगे 80+40। तो आपको ये देखना है कि उसमें से पेसेज के ग्रुप में आएंगे। पेसेज मैक्सिमम रहता है हिंदी का और इंग्लिश का भी। तो पेसेज आपको डील करना रहता है, तो पेसेज में ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें 30% आपको लाना है, 30% आपको लाना है। तो ये सरल है, ये सभी बच्चे अचीव कर ही लेते हैं। लेकिन इसके नेक्स्ट में है दूसरा पार्ट, जो दूसरा भाग है वो है जनजातीय क्षेत्र का, जिससे 100 प्रश्न आने हैं। और 100 प्रश्न में आपको 90 प्लस करना ही होगा, तभी आपका सिलेक्शन है। यानी कि जनजातीय क्षेत्र में प्रखंड आपको बनना पड़ेगा। जनजातीय क्षेत्र में खोटा, कुरमाली, नागपुरी, संथाली, 16 प्रकार की जो भाषाएं हैं हमारे क्षेत्र में है, जिनको अधिसूचित किया गया है, वो आपके क्षेत्र में होंगे। तो आप उनकी तैयारी करें। हमारे यहाँ खोटा और हिंदी से संबंधित जो भी है वो मटेरियल आपको उपलब्ध होगा, है ना। संथाली और ये अन्य जो भाषाएं हैं उसके लिए आपको दूसरे से कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमारे क्षेत्र में खोटा में हम लोग आपको अच्छे मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे, अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, अच्छा सिलेबस के अनुसार आपको टॉपिक उपलब्ध कराएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 प्लस लाने के लिए आपको जो खोटा में मेहनत करना पड़ेगा। खोटा देखने में तो आसान लगता है कि क्षेत्रीय भाषा है, हम बोलते चलते हैं, वही कर प्रश्न पूछता है। लेकिन टेक्निकल वर्ड जब आते हैं जिससे हम अवेयर भी होते हैं, लेकिन उसका सही उच्चारण नहीं कर पाने के कारण उस समझ में नहीं आता है। इसी कारण प्रश्न गलत हो जाते हैं और हमारा रिजल्ट कहीं ना कहीं 1-2 नंबर के लिए रुक जाता है। तो ये सब बारीकी से हम लोग समझेंगे, उसको बारीकी से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तीसरा है जो हमारा स्कोरिंग पेपर होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसमें हमारा जो सिलेबस कहता है उसमें उसको भी डिवाइड किया गया है कि झारखंड से 50 प्रश्न होंगे, जीएस से 40 प्रश्न होंगे और मैथ से 10 प्रश्न प्लस साइंस से 20 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर 120 प्रश्न होंगे, जो हमारा मेरिट को डिसाइड करेगा, मेरिट बनाएगा। और इसमें से जनजातीय में मान लीजिए कि अगर हम 100 में 90 प्लस स्कोरिंग सभी बच्चे करेंगे तो ये क्षेत्र विशेष भाषा है, तो 90 प्लस लाना ही होगा। अगर 80 या 72, 80, 85 के आसपास रहते हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन होने की संभावना बहुत नगण्य होती है। आप पिछले सीजीएल का रिजल्ट देख सकते हैं, नगर पालिका का रिजल्ट देख सकते हैं, अदर और भी रिजल्ट देख सकते हैं, जिसका कट ऑफ देख रहे हैं 90-95 प्लस के आसपास जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको भी उसी अनुसार प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। आपको भी उसी तरह से अपनी तैयारी को अमली जामा पहनाना पड़ेगा। तो
तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि झारखंड 50 प्रश्न जो होंगे वो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। झारखंड से संबंधित बेसिक जानकारी आपको प्राप्त होना चाहिए। अब इसके लिए आप करेंगे क्या, झारखंड की जो भी किताबें उपलब्ध होती है उसको आप बारीकी से पढ़िए और झारखंड में कमांड हासिल किए। क्योंकि 50 प्रश्न इससे आने हैं और 50 में से आपको 45-46 होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। 2-4 मिस करते हैं, जब 50 में 50 कमांड होगा तभी आप 45-46 या 42 तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा है जीएस का पोर्शन। जीएस का पोर्शन आप ब्रह्मांड है, जीएस पढ़ते रहिए और करंट से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा, जीएस को कॉरिलेट करना पड़ेगा, तभी आपका अच्छा सा आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा है मैथ का। 10 मैथ जनरल से ये मैट्रिक लेवल का ही होगा, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें ज़्यादा नहीं होनी है। साइंस का पोर्शन, साइंस भी 20 प्रश्न है तो भास्ट है। साइंस का प्रश्न भी आपको अच्छा खासा मेहनत करने की आवश्यकता है और इससे आपको रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। इससे रिजल्ट में आप आसानी से ऊपर या नीचे आ सकते हैं। ये 3-4 सेक्शन है जो आपको अच्छा से कराने से आप अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये सब पर फोकस करने की आवश्यकता है। इन्हीं सब बिंदुओं से को लेकर के हम लोग जो कंडक्ट करवा रहे हैं आपका टेस्ट, मॉक टेस्ट, वो मॉक टेस्ट आपका निश्चित है कि 15 सोमवार को आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। जो आप संडे को टेस्ट देंगे वो टेस्ट आपको मंडे को उसका रिजल्ट आपको मेरिट वाइज दिया जाएगा। तो मेरिट वाइज से यह पता चलता है कि आप अगले पार्टी से कितने पीछे हैं, अगले अभ्यर्थी से कितने पीछे हैं, आपको और कितने मेहनत की आवश्यकता है, ये सब आपको संज्ञान में आ जाएगा। तो आप उस तरह से बल लगाएंगे आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए मैं प्रयास करता हूं कि आप सभी हम लोग से जुड़े और हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो अभी हम लोगों ने कंटेंट डालना शुरू किया है और प्रश्न को हल करने का भी प्रयास करेंगे। आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, उसका हम लोग उत्तर देंगे, आपको उसका क्लियरिफिकेशन देंगे। वो कैसे, इस प्रश्न का क्या निचोड़ होना चाहिए, इस प्रश्न का क्या आंसर होना चाहिए, इस प्रश्न को किस एंगल से देखा जाना चाहिए, एक प्रश्न को हम कई तरीके से देख सकते हैं, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। अगर प्रश्न ये बन रहा है तो आने वाले समय में जो आयोग होगा वो किस तरह से उस प्रश्न को मॉडिफाई करते हैं, उसको कैसे इजी प्रश्न को मॉडरेट कर देते हैं, मॉडरेट से हार्ड कर देते हैं। तो प्रश्न सेम ही होता है। प्रश्न जैसे कि महात्मा गांधी से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो बार बार महात्मा गांधी से ही प्रश्न आते हैं, लेकिन उसे इजी टू मॉडरेट बनाने के लिए क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा डीपली नॉलेज उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है और वो प्रश्न मॉडरेट हो जाता है। और उसको हार्ड बनाना हो तो और डीपली नॉलेज उसमें ऐड कर दिया जाता है, तो वो प्रश्न और हार्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग को देखना है, हमें कोई बाहर से नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिलेबस से ही। और सिलेबस को कई तरीके से अपना व्यू बदल बदल के पढ़ना है कि हमने इस एंगल से पढ़ा तो ये सीखा, अगर हम इस एंगल से पढ़ते हैं तो और क्या क्या हो सकता है, अगर हम फिर इस एंगल से पढ़ेंगे तो ये क्या हो सकता है। तो आपको बेहतर रिजल्ट इससे आने की संभावना बढ़ेगी यदि आप एंगल को बदलते हैं। कोई भी सफल अभ्यर्थी तभी बन पाता है जब वो अपने आप को डिवोटेड करके एंगल के अनुसार पढ़ता है, अलग नजरिए से पढ़ता है, अपना सोच बदलता है, पढ़ने का तरीका बदलता है। अगर प्रश्न पूछ रहा है तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हुआ, कहां से हुआ, ये जरूरी क्वेश्चन है। अगर ये प्रश्न बन सकता है तो आने वाले दिनों में और क्या प्रश्न इससे बन सकते हैं, खुद एनालाइज करना है। तो ये आपका निश्चित है, इससे आपको बेनिफिट होगा और आप इत्मीनान से आराम से इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लड़के ही करते हैं। जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अपने तरीके से तैयारी करते हैं, केवल मार्गदर्शन होता है, मोटिवेट किया जा सकता है। मोटिवेट करने से लोग में थोड़ा सा इंकरेजमेंट आता है कि हाँ ये तरीका हमारा आसान कर सकता है। इसी प्रसंग में हम एक छोटी सी बात है आपको मैं बता रहा हूं कि झारखंड के वीर शहीद के बारे में जो आपके सिलेबस के आधारित है, पोटो सरदार के बारे में आपको मैं कुछ बताता हूं, उनकी जीवनी के बारे में बताता हूं वो क्या थे। पोटो सरदार जो थे वो हमारे शहीद, वीर शहीद थे, झारखंड के वीर शहीद थे। ये हमारे सिलेबस पर भी है और ये सबसे प्रश्न भी आते हैं। तो ये सब हमें ध्यान देना है कि हमें झारखंड से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को देखना है। झारखंड के वीर शहीद को अगर हम लोग जानते हैं, देखते हैं, तो इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि हो दिसुम के 2 भाग में बंटवारा देखा गया।
देखा जाता है। हो दिसुम एक क्षेत्र है ना, उसमें दो भागों में बांटा गया था, एक उनारी हो दिसुम और दूसरा दक्षिणी हो दिसुम। उनारी हो दिसुम में जब कैप्टन विल्किंसन की सेना ने तबाही मचाना शुरू कर दिया तो पूरा हो दिसुम जो था विद्रोह के लिए उठ खड़ा हुआ। जब देखिए विल्किंसन जब अपने आप को इस क्षेत्र में आकर के यहाँ के लोगों को शोषित करने लगा तो पूरा जो उस क्षेत्र का था, उस हो दिसुम का जो पूरा एरिया था वो विद्रोह के लिए ललायित हो गया। और उनारी हो दिसुम के इपलिसिंगी तथा पंगा गांव की ज्वाला शांत नहीं हुई थी। तभी दक्षिणी कोल्हान के श्रृंगसिया घाटी में विद्रोह फूट पड़ा और इसके नेता थे पोटो सरदार। श्रृंगसिया घाटी का नाम आप लोग सुने होंगे, जो कोल्हान दक्षिणी कोल्हान में है। और दक्षिणी कोल्हान का सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो लड़ाई है, जो देखा जाता है जिसका विद्रोह हुआ है, वो पोटो सरदार थे। पोटो सरदार बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का नौजवान था। इसकी विशेषता क्या थी? हो समुदाय में आदिवासी अमूमन जो है सामान्य कद के, नाटे छोटे होते हैं, नाक चपटी होती है, लेकिन पोटो सरदार ऊंचे कद का था तथा छरहरे बदन का युवा था। गीत गाने में जितना माहिर था, बांसुरी और मांदर बजाने में उतना ही तेज था। कहते हैं कि सिंगरघसिया घाटी में जब बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ती थी तो लोग दूर से ही समझ जाते थे कि बांसुरी की आवाज पोटो सरदार की है। वह कभी कभार ही मांदर बजाता था और जब बजाता था तो खूब बजाता था। इसके मांदर की थाप है ना, जब धौनिया लहरियां फूटती थी तो अनायास स्त्री पुरुष झूमने लगते थे, नाचने लगते थे, तो पांव खुद नाचने लगते थे। उसके पसीने से लथपथ शरीर को देख नाचने वाले भी तन्मय हो उठते थे। नौजवानों की इस दीवानगी को पोटो अच्छी तरह समझ गया था, इसलिए श्रृंगसिया घाटी और आसपास के नौजवानों की एक बड़ी जमात खड़ी कर दी और वह नौजवानों को बांसुरी बजाना, मांदर पर थाप देना, तीर चलाना, पेड़ पर चढ़कर छुप जाना, सब कुछ सिखाने लगा था। वो अपने क्षेत्र को मजबूती से सिखाने लगा और उसको एक प्रकार से सैनिक के तौर पर तैयार करने लगा। एक दिन पोटो सरदार ने अपने कुछ साथियों की एक बैठक बुलाई। उसमें नारा हो, बोरा हो, पंडुआ हो और देवी हो जैसे बहादुर नौजवान इकट्ठा हुए। पोटो सरदार ने बैठक बुलाने का उद्देश्य सबके सामने रखा। सभी साथी उनारी हो दिसुम की परिस्थिति से चिंतित हो उठे। उनारी हो जो क्षेत्र था उसके जो परिस्थिति से उससे चिंतित हो उठा। पोटो सरदार ने अपने साथी को समझाया कि विल्किंसन कितना खतरनाक पदाधिकारी है, किस तरह वह हो समुदाय और हो दिसुम को खत्म करने की तैयारी करने लगा है। पोटो सरदार साथियों को बताया, देखो साथियों, सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि हम सब कौन हैं, मैं कौन हूं, ये जानना है। हमारी पहचान क्या है ये बताता है। देवी सरदार ने कहा, हम सब हो हैं, हो जनजाति हो, और हमारी पहचान हो दिसुम है। हमारी पहचान क्या है? हो दिसुम है। पोटो ने कहा, ठीक कहा तुमने, लेकिन विल्किंसन क्या कर रहा है? हमारी पहचान मिटा रहा है कि नहीं? वह हो दिसुम की पहचान को मिटाकर इसका नाम कर रहा है कोल्हान। इसका नाम बदल रहा है, हो दिसुम का नाम बदल रहा है। कोल्हान बनते ही हम सबको कहा जाने लगेगा कोल्हा। कोल्हा जैसे बनेगा हम सबका नाम बदल देगा और हम लोग कोल्हा कहलाने लगे। सभी चौंक उठे। पांडुआ हो ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो पोटो, विल्किंसन तो दूर की कौड़ी खेल रहा है, इसलिए तो वह कोल्हान अंचल बनाने का चारा फेंक रहा है। कोल्हान को अंचल बनाने का चारा फेंक रहा है। पोटो ने कहा, देखो हम सब हो लड़ाके हैं, हमें यह भी समझना है कि हो दिसुम हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। श्रृंगसिया घाटी हमारी पहचान है। यहाँ की धरती, यहाँ के जंगल, यहाँ की नदियां, सभी कुछ सिंगबोंगा ने हम लोगों को दिया है गुजर बसर करने के लिए, लेकिन यह ललमुहा अंग्रेज यहाँ हमारे शासन को ही खत्म करना चाहता है। क्या कहता है? ललमुहा अंग्रेज बोलता है उसको और कहता है ये शासन को ही खत्म करना चाहता है। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाई है तो हम सबने मना नहीं किया, यह तुम्हारा काम है, करो, लेकिन अब हमारे काम में दखल क्यों दे रहे हो? हम सब जंगल के राजा हैं, बोलो हैं कि नहीं? पोटो ने कहा। सभी ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ, हम सब जंगल के राजा हैं। यह राजपाट हम सब जाने नहीं देंगे। हो दिसुम की रक्षा के लिए हम सब मर मिटेंगे। बोलता है हम सब मर मिटेंगे। पोटो ने कहा, यही तो हमारी हो दिसुम के लोग कह रहे थे। अंग्रेज सिपाहियों ने उन पर गोली चलाई, कई गांव जला दिए। अंग्रेज इतना अन्याय करेगा और हम सब बर्दाश्त करते रहेंगे? संबित स्वर में सबने कहा, नहीं, हम सब अंग्रेजों को यहां से भगा कर रहेंगे। पोटो ने पूछा, लेकिन यह होगा कैसे? क्या हम 10-20 लोग अंग्रेजों को भगा सकेंगे? इस बार नारा हो ने कहा, हमें गांव गांव में तीर धनुष घुमाना पड़ेगा। लोगों को यह संदेश देना पड़ेगा कि हो दिसुम की रक्षा करनी है।
हो दिसुम पर कैसे खतरा मंडरा रहा है सबको बताना होगा, सबको एकजुट करना पड़ेगा। उसने 5 उंगलियों की मुट्ठी बनाकर दिखाते हुए कहा, ऐसा संगठन करना होगा। उसकी मुट्ठी को देख सभी आवेश में आ गए। सभी ने जोर से नारा लगाया, अबुआ दिसुम अबुआ राज। क्या नारा लगाया? अबुआ दिसुम अबुआ राज। अबुआ दिसुम अबुआ राज के नारे से पूरी श्रीरंगसिया घाटी गूंजने लगी। जगह जगह लोग संगठित होने लगे, सब इकट्ठा होने लगा। पोटो सरदार ने अपने साथियों को एक बड़ी बैठक बुलाने का सुझाव दिया। 7 फरवरी 1837 को दोपहर एक बड़ी बैठक राजबासा गांव है, राजबासा में बुलाई गई। सैकड़ों मुंडा और मानकी तथा युवा युवतियों उस बैठक में इकट्ठा हुए। घने जंगल में चट्टानों पर लोग आराम से बैठे थे। जो थोड़ी ऊंची चट्टान थी, लोगों ने उस पर पोटो सरदार को बैठाया। जो ऊंचा जगह था वहां पोटो सरदार को बैठाया। दोपहर का समय था और माघ का महीना। गुनगुनी धूप और हवा की सिरन से मन गुनगुना रहा था और तन भी। दूर दूर से अभी लोग मांदर और नागड़ बजाते आ रहे थे। पोटो ने आए हुए लोगों से कहा, लगता है अभी कुछ और समय लगेगा लोगों को यहां तक पहुंचने में, तब तक क्यों ना थोड़ा गीत नृत्य हो जाए। पोटो के कहने भर की देर थी। उसके सभी नौजवान साथी मानो पहले से तैयार बैठे थे। मांदर पर जोर जोर की थाप दी और टमाक गुड़गुड़ाने लगे। मस्ती में सभी उठ खड़े हुए। लड़कियां हाथों में हाथ डाले घेरा बनाने लगी। तभी बुढ़ाई हो सरदार ने कहा, हम सब नाचेंगे लेकिन मांदर पोटो बजाएगा। हम लोग सब नाचेंगे लेकिन मांदर पोटो बजाएगा। पोटो ने कहा, ठीक है, हम मांदर तभी बजाएंगे जब तुम बांसुरी बजाओगे। बोला, हम मांदर तब बजाएंगे जब तुम बांसुरी बजाओ। किसको? बुढ़ाई हो को बोला। इधर बुढ़ाई ने अपनी बांसुरी निकाली, उधर पोटो ने गले में से मांदर लगा लिया। और फिर क्या था, देखते ही देखते समा बंध गई। सभी झूमने लगे और पुरुष, बच्चे, बूढ़े, युवतियां सभी मांदर की थाप पर बांसुरी के लय में मग्न हो गए। पसीने से लथपथ पोटो के शरीर से मानो मकरंद छलकने लगा। वह पांव फेंकता तो लगता मानो उताल तरंगे उठ हो रही हो। केस जब लहराता तो घने छतनार वट वृक्ष सा आवृत हो उठता। नृत्य चलता रहा। आने वाले लोग उसमें जुड़ते रहे। कुछ देर बाद मांदर की थाप थमी और बांसुरी ने विराम लिया। नगाड़े भी विश्राम करने चले गए। पोटो अपनी पगड़ी बांधी वहीं बैठ गए जहां लोगों ने उन्हें पहले बैठाया था। सभी कुछ देर सुस्ताते रहे। फिर लोगों ने गुड़ पानी पिया। इसके बाद चर्चा चल पड़ी। पोटो ने कहा, आप सब जानते हैं कि बैठक क्यों बुलाई गई है? सभी ने कहा, हाँ हम सब जानते हैं। फिर पोटो ने कहा, क्या आप यह भी जानते हैं कि उनारी कोल्हान में क्या कुछ हुआ? बुढ़ाई ने कहा, हाँ हम जानते हैं। फिर उनारी कोल्हान की घटना उसने विस्तार से बता दी। पोटो ने कहा, फिर हम लोगों को क्या करना है? क्या हाथ पर हाथ धर बैठे रहना है? बोराहो ने कहा, नहीं, बैठने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना होगा। क्या करना है बताओ? पोटो ने पूछा। हमें उलगुलान करना होगा। उलगुलान मतलब आंदोलन करना होगा। सभी ने एक स्वर में कहा, उलगुलान का मतलब समझते हो? पोटो ने जानना चाहा। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ देर बाद पोटो ने उलगुलान का मतलब समझाया। उलगुलान एक संगठित क्रांति है। क्या है? उलगुलान एक संगठित क्रांति है जो दमनकारी शासक और शोषक के खिलाफ की जाती है। अपनी संपदा की रक्षा के लिए, अपने हकूक की रक्षा के लिए तथा अपने सम्मान की रक्षा के लिए। इस पर पंडुआ हो ने कहा, अब समय आ गया है पोटो उलगुलान करने का। हम सब ने बहुत दिन शासकों के अत्याचार सहे हैं, महाजनों का शोषण बर्दाश्त किया है। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है, इसलिए उलगुलान करना ही पड़ेगा। सबने जोरदार नारा लगाया, उलगुलान जिंदाबाद। और सचमुच उलगुलान शुरू हो गया। पोटो के युवा साथी जगह जगह फैल गए। अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान पूरी श्रीरंगसिया घाटी में फैल गया। यहाँ नौजवान जाते उलगुलान जिंदाबाद, पोटो सरदार जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। फरवरी 1837 में नवंबर 1837 यानी 9 महीने तक श्रीरंगसिया घाटी में अंग्रेजों की हेकड़ी गुल रही। अंग्रेजों को यह सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। इसे दबाने में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। विल्किंसन के आदेश पर गांव जलाए जाने लगे। पोटो सरदार की खोज शुरू हो गई। 18 नवंबर 1837 को श्रीरंगसिया घाटी का निर्णायक दिन था। घमासान युद्ध हुआ। एक तरफ विल्किंसन की सेना तो दूसरी तरफ पोटो सरदार के नेतृत्व में हो लड़ाके। दोनों तरफ से लोग कटते मरते रहे। सैकड़ों हो लड़ाकों ने अपना बलिदान दिया। उधर अंग्रेजी फौज के भी कई अधिकारियों सिपाही घायल हुए, लेकिन पोटो सरदार पकड़ में आते आते बाहर निकल गए। लेकिन इस बार भी वही हुआ जो अन्य आदिवासी आंदोलन होता आ रहा था। उनारी कोल्हान के कुछ हो लोग विल्किंसन के झांसे में आकर उसकी मदद करने लगे। अंग्रेजी हुकूमत के दलाल बन खुफियागिरी करने लगे। इन अदालतों ने धोखे में रखकर पोटो सरदार
इन दलालों ने धोखे में रखकर पोटो सरदार सहित अनेक कई महत्वपूर्ण साथियों को गिरफ्तार करवा दिया। नारा हो, पंडुआ हो, देवी हो, भगनी हो, बढ़ाई हो सहित सैकड़ों नौजवान लड़ाके पकड़ लिए गए। दिखावे के तौर पर सुनवाई हुई। कुछ महत्वपूर्ण लड़ाकों फांसी की सजा सुनाई गई, अन्य लड़ाकों को सश्रम कारावास दिया गया। 1 जनवरी 1838 श्रींगसिया घाटी ही नहीं पूरे झारखंड के लिए मनहूस दिन बनकर आया। जब पूरी दुनिया नए साल के स्वागत में झूम रही थी, तब पोटो सरदार अपनी मातृभूमि पर निछावर होकर फांसी का फंदा चूम रहा था। जगन्नाथपुरम में उन्हें फांसी देने की तैयारी हुई। फांसी पर झूलने के पहले उन्होंने अंग्रेज सिपाहियों को संबोधित करते हुए कहा था, अब क्या तुम लोग यहाँ राज नहीं कर सकोगे, हमारा राज आएगा। हो दिसुम में हो लोगों का राज होगा। हो दिसुम जिंदाबाद, सिंह बोंगा की जय उनके मुंह से निकला ही था कि फांसी का फंदा कस दिया गया। इस प्रकार सरदारों के सरदार पोटो सरदार शहीद हो गए। यह एक मार्मिक और दुखद घटना है हमारे झारखंड के क्षेत्र के लिए। लेकिन पोटो सरदार ने जो आंदोलन चलाया, जो जागृति उत्पन्न की अपने क्षेत्र के लिए, अपने वतन के लिए, अपने सरहद के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, वो हमारे लिए सीख है। हम सभी भी जागृत हों और इस तरह से उनका जो सपना था वो आज भी हम लोग अधूरे नजर आते हैं। आज भी हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमें भी अपने इस मानसिकता से ऊपर उठने की आवश्यकता है और अपने मातृभूमि, अपने लिए, अपने क्षेत्र के लिए हमें भी बलिदान होना चाहिए। अगर हमें भी मौका मिलता है तो हम भी अपने क्षेत्र के लिए जहां तक हो कोशिश करेंगे और अगर लगे तो हम भी अपने आप को बलिदान में समर्पित कर देंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद आप सभी का। आप लोग अगर ये अच्छा लगता है, ये आपके लिए प्रेरकदायक है, आपके लिए पढ़ाई के लिए लाभदायक है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।